नमस्ते मित्रों, पीपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट को लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें मित्रों हम सबसे पहले क्लास 10th की जो साइंस है उसके पाठ्यक्रम की कुछ रणनीति पढ़ेंगे। उसके बाद अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग विषयवार अध्ययन करेंगे। तो हम क्लास 10th की जो साइंस है, जिसमें आपके एग्ज़ाम में पेपर आता है 80 नंबर का, एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से अपन विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। किस विषय वस्तु को कब, कहाँ से, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में अपन विशेष अध्ययन करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको 10th क्लास की जो साइंस की बुक है उसके चैप्टरों के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद अपन आज अगला टॉपिक लेंगे। पीपीएस डोडियाना साइंस के जो 20 चैप्टर हैं उनका अपन क्रम देख रहे हैं और उनका नंबर देखेंगे, किस चैप्टर की कितने अहमियत है एग्ज़ाम में, उसके हिसाब से अपन अध्ययन करेंगे। तो प्रथम 4 चैप्टर हैं जो जीव विज्ञान से संबंधित है। फिर 5 से लेके 8 तक केमिस्ट्री से संबंधित है, जिसे अपन रसायन विज्ञान कहते हैं। नौ, 10, 11 ये फिजिक्स से संबंधित है, जिसे अपन भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिर 12 से लेके जो 20 नंबर तक के चैप्टर हैं वो मुख्यतः पर्यावरण व अंतरिक्ष से संबंधित है। जो मैंने आपको 1 से लेके और 11 तक के चैप्टर बताए हैं वो साइंस के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको 12 से 20 तक के चैप्टरों में पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आती है। 1 से लेकर आपको 11 नंबर तक के जो चैप्टर हैं उनको अत्यंत ध्यान के साथ समझना है और इन सभी चैप्टरों का अपन अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आज अपन पहली मुहिम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जीव विज्ञान से संबंधित आपका एक चैप्टर है जिसका नाम आनुवांशिकी, इंग्लिश में जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, उसको लेकर अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जीव विज्ञान का है, जिसका नाम है आनुवांशिकी। इंग्लिश में जिसे जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की सारी रणनीति अपने को आनी चाहिए कि चैप्टर में कैसा प्रश्न आता है, कितने नंबर का प्रश्न आता है और अपन इसको एग्ज़ाम में किस प्रकार से करें। तो मित्रों, ये चैप्टर जो आपके हैं वो 4 नंबर का है। ये बात आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। और 4 नंबर अपन थोड़ी सी मेहनत करें तो यूँ चुटकियों में ला सकते हैं। उसमें पहला जो पेपर पैटर्न है उसमें 11 क्वेश्चन आते हैं। उन 11 क्वेश्चनों में से जो एक नंबर क्वेश्चन आते हैं उनमें से ये एक क्वेश्चन इसमें से आता है। फिर 3 नंबर का एक क्वेश्चन और आता है, वो 3 नंबर भी 2 + 1 के रूप में आते हैं। तो अगर अपन थोड़ा सा इसको एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें तो इसमें 4 में से 4 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो अपन आनुवांशिकी का स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले आप 10th क्लास की विज्ञान की किताब उठाओगे, पेज नंबर 33 पर आपको स्पष्ट पहला पैराग्राफ इतना सा दिखेगा, उसमें 4 शब्दों के बारे में मुख्यतः बातें बताई गई है। उस पैराग्राफ में केवल 4 ही शब्द है और उस 4 शब्दों को अपने को ईजी वे से पढ़ना है। पहला अपन शब्द लेते हैं आनुवांशिकी। क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकी क्या है, ध्यान से सुनो। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवांशिकता व विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। मैं लिखता हूं यहां पे, आनुवांशिकता प्लस विभिन्नता। अब आपको समझना है कि आनुवांशिकता क्या है, विभिन्नता क्या है और आनुवांशिकी क्या, तीनों शब्दों में मेजर अंतर है। तो आनुवांशिकी वैसे अपन साधारण रूप से कहें तो आनुवांशिकी क्या है कि जैसे किसी की शक्ल देख के अपन कहते हैं कि तेरे लक्षण तेरे माता पिता मिल रहे हैं, तेरी लंबाई तेरे पिताजी मिल रही है, तेरी आंखों का बुरा रंग तेरी मम्मी में मिल रहा है। तो ये सब अपन क्या देख रहे हैं, उनमें जो लक्षण देख रहे हैं, ये लक्षण देखने की क्रिया अपन क्या बता रहे हैं, ये आनुवांशिकता बता रहे हैं उसमें। और कुछ उसमें विभिन्नताएं होती है कि उसके माता पिता से वो कुछ भिन्न आता है। तो ये सब जो क्रिया होती है जिसमें अपन देख के उसकी शक्ल उसके पहले वाली पीढ़ी से तुलना करते हैं, वही आनुवांशिकता कहलाती है। और जो कुछ भिन्न है वो विभिन्नता कहलाती है। तो 3 शब्द तो आपके यहीं आ गए। चौथा एक शब्द जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आनुवांशिकी की परिभाषा समझ में आ गई। जीव विज्ञान की वे शाखा जिसमें लक्षणों की आनुवांशिकता वे विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी को मित्रों पहले ही बता चुका हूँ, इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था। जेनेटिक्स जो शब्द है वो बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर आता कब दिया था, 1905 में। जेनेटिक्स जो शब्द है वो किसने दिया था, बैटसन ने। कब दिया था, 1905 में। ये जेनेटिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द जीन से बना हुआ है। जेनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द जीन से बना हुआ है। जेनेटिक शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द किससे बना हुआ है, जीन से। तो प्रश्न एग्जाम आए कि जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, जीन से। जेनेटिक शब्द किसने दिया था, बैटसन ने। कब दिया था, 1905 में। ये तो होगी आनुवांशिकी के बारे में। अगला शब्द आता है अपनी आनुवांशिकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेरेडिटी। इंग्लिश में कहते हैं हेरेडिटी। आनुवांशिकता को इंग्लिश में हेरेडिटी कहते हैं। मित्रों इसका ही एक और नाम है जिसका नाम है वंशागति। कंफ्यूज नहीं होना आपको। तीनों शब्द एक ही है, आनुवांशिकता, हेरेडिटी, वंशागति। तीनों शब्द एक ही, कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में चाहे आपको आनुवांशिकता पूछे, चाहे हेरेडिटी पूछे, चाहे वंशागति पूछे, तीनों शब्द एक ही हैं। अब क्या है ये, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का जाना, लक्षणों के जाने की जो क्रिया है, उस क्रिया को ही आनुवांशिकता या वंशागति के नाम से जाना जाता है। यानी कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों के जाने की क्रिया को ही आनुवांशिकता या वंशागति के नाम से जाना जाता है। अब ये भी बात कि वंशागति या आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था, वो दिया था स्पेंसर ने। वंशागति या आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था, स्पेंसर ने। कब दिया था, 1863 में। और किस वैज्ञानिक ने दिया था ये बता दिया अपने, स्पेंसर ने 1863 में दिया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था, स्पेंसर ने। कब दिया था, 1863 में। 2 शब्दों की अपन अच्छी तरीके से बात कर चुके। अगला शब्द है अपना विभिन्नता।
अगला शब्द क्या मित्रों, विभिन्नता। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उनकी क्रिया को तो अपन ने आनुवांशिकता कह दिया, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कुछ लक्षण भिन्न आते हैं उनको अपन विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण संचरित होते हैं उनको तो आनुवांशिकता, तथा जो भिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। ये मित्रों दूसरा, अब सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रश्न उसी पैराग्राफ का है कि विभिन्नता उत्पन्न होने का कारण क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों में विभिन्नताएं आ रही है। उन विभिन्नताओं का उत्पन्न होने का कारण क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्व अवस्था प्रथम के अंदर आपने एक शब्द पढ़ा था, जीन विनिमय। क्या शब्द पढ़ा था, जीन विनिमय। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्रॉसिंग ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जीन विनिमय के कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आता है, सजीवों में विभिन्नता उत्पन्न होने का कारण क्या है, विभिन्नता। क्या कारण है, विभिन्नता। विभिन्नता क्यों उत्पन्न होती है, इसका आपको 10वीं क्लास में एक ही शब्द याद रखना है, जीन विनिमय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है मित्रों, एक शब्द और बच गया, मैंने कहा था 4 शब्द बताऊंगा, उसमें 3 शब्द मैं बता चुका हूँ, आनुवांशिकी, आनुवांशिकता और विभिन्नता। चौथा शब्द जो मित्रों है वो है आनुवांशिक लक्षण। चौथा शब्द क्या है, आनुवांशिक लक्षण। ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आनुवांशिक लक्षण क्या है, आनुवांशिक लक्षण का मतलब ऐसे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं, उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण के नाम से जाना जाता है। ऐसे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं उनको आनुवांशिक लक्षण के नाम से जाना जाता है। उदाहरण दे सकते हो कि अगर किसी के पिताजी की लंबाई 6 फुट है और उसके बच्चे की भी लंबाई 6 फुट आ रही है, इसका मतलब वो आनुवांशिक लक्षण है। किसी माताजी की आंखें भूरी है और बच्चे में भी आंखें भूरी आ रही है, तो वो एक आनुवांशिक लक्षण है। तो ये भी शब्द इंपॉर्टेंट हो गया, आनुवांशिक लक्षण। मित्रों पहला जो पैराग्राफ था आपका, इतना सा पैराग्राफ, उस पैराग्राफ की पूरी डिटेल मैंने बता चाहिए। उस पैराग्राफ में से अब रत्ती भर भी प्रश्न उठने का कोई चांस नहीं है, सारे प्रश्न मैं क्लियर करा चुका हूँ। 4 शब्द है मित्रों मुख्य, पहला आनुवांशिकी, दूसरा आनुवांशिकता, तीसरा विभिन्नता और चौथा आनुवांशिक लक्षण। क्लियर। आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, बैटसन ने। कब दिया था, 1905 में। आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था, हेरिडिटी। कब दिया था, स्पेंसर ने। कब दिया था, 1863 में। विभिन्नताएं किसके कारण उत्पन्न होती है, जीन विनिमय के कारण। आनुवांशिक लक्षण क्या है, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होते हैं, उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण के नाम से जाना जाता है। अब मित्रों आगे की जो क्रिया स्टार्ट होती है, पैराग्राफ फर्स्ट खत्म होने के बाद अगला जो पैराग्राफ है उसके बारे में अपन बात करते हैं। वो पैराग्राफ में आपको शब्द रेड कलर में लिखा हुआ मिलेगा, मेंडलवाद। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास 10th के हिसाब से ले, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम ले, उसमें इससे निश्चित ही प्रश्न आपको मिलता है, मेंडलवाद। मेंडलवाद क्या है, एक आगे नाम दिख रहा है मेंडल और पीछे दिख रहा है वाद, यानी कि इस वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक इसको दिया था, उस वैज्ञानिक का जो पूरा नाम है वो पूरा नाम है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। इस वैज्ञानिक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। शॉर्ट में इनको मेंडल के नाम से भी जाना जाता है। साइंस में जहाँ तक मैंने देखा है, एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक है जिनका एग्जाम में जीवन परिचय पूछा जाता है। बाकी साइंस में जीवन परिचय का इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एकमात्र वैज्ञानिक है जिनका बार बार, आप पिछले पुराने पेपर उठाओगे, बार बार इनका जीवन परिचय पूछ सकता है। तो अपन शॉर्ट में इनका जीवन परिचय करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल, पहला नाम हो गया इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरा, आनुवांशिकी का पिता। दूसरा, आनुवांशिकी का पिता। 1 मिनट, को टेक्निकल प्रॉब्लम है।
कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण एलईडी में समस्या है। हाँ अब चल गया, ठीक है। दूसरा है आनुवंशिकी के पिता। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के पिता भी कहा जाता है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये पर्सन आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, इनका थोड़ा जीवन परिचय देखेंगे। ये जिस देश से में निवास करते थे उस देश का नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं मित्रों, ऑस्ट्रिया है, ये ध्यान रखना है। ऑस्ट्रिया देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। प्रांत यानी राज्य जिससे बिलोंग करते थे उस प्रांत का नाम है हेजेंड्रॉफ। हेजेंड्रॉफ प्रांत का नाम है हेजेंड्रॉफ। और गांव से जिससे बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम है सिलिसियन। बहुत इंपॉर्टेंट परिचय। जिस देश से बिलोंग करते हैं उस देश का नाम है ऑस्ट्रिया। जिस प्रांत से बिलोंग करते हैं उसका नाम है हेजेंड्रॉफ। जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम है सिलिसियन। ये इनका थोड़ा सा परिचय था। अगली बात इनके बारे में आती है कि मेंडल ने और अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां प्राप्त की थी। तो 1842 के अंदर, सन 1842 के अंदर एक सब्जेक्ट आता जिसका नाम है दर्शन शास्त्र। उसमें इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी 1842 में दर्शन शास्त्र में। 1842 के अंदर इन्होंने दर्शन शास्त्र के अंदर डिग्री प्राप्त की थी। 1843 में 1843 में सन 1843 में इन्होंने ब्रून शहर, कौन से शहर? ब्रून शहर में पादरी के रूप में नियुक्त हुए थे। ब्रून शहर में किस रूप में नियुक्त हुए थे? पादरी के रूप में। जैसे अपने मंदिरों में पूजा करते हैं उनको पंडित कहते हैं, वैसे चर्च के अंदर जो नियुक्त होते हैं उनको पादरी के नाम से जाना जाता है। तो सन 1843 में ब्रून शहर में ये पादरी के रूप में नियुक्त हुए थे। वहाँ फ्री बैठे थे तो इन्होंने सोचा कि अपन कुछ प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने वहाँ पे छोटी सी जगह थी, उस जगह पर उन्होंने मटर के पादप, बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्सन है कि मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किया था? मटर के पादप पर। किस पे प्रयोग किया था मित्रों? मटर के पादप पर। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ये इंपॉर्टेंट है कि मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? 9th क्लास में पढ़ा था वानस्पतिक नाम, जिसको अपन इंग्लिश में बॉटनिकल नेम कहते हैं। वानस्पतिक नाम, मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। मटर का वानस्पतिक नाम क्या मित्रों? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम को इन्होंने अपने चर्च के अंदर छोटी सी जगह में उगाया और करीब 7 वर्ष तक इन्होंने संकरण प्रयोग किए थे। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक इन्होंने मटर के पादप पर संकरण प्रयोग किए थे। वो प्रयोग चले थे इनके 1856 से लेकर 1863 तक। कहाँ तक चले थे मित्रों? 1856 से लेकर 1863 तक इनके वो प्रयोग चले थे, 7 वर्ष तक। किस पादप पर? मटर पर, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम है। अब आगे इन्होंने प्रयोग करके, अपने जो प्रयोग करके निष्कर्ष प्राप्त किए थे उनको सन 1865 के अंदर, सन 1865 के अंदर वह एक सोसाइटी चलती थी, उसका नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम था? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उसके समक्ष इन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले, वो प्रस्तुत किए थे। ब्रून सोसाइटी ने 1866 के अंदर
जो वार्षिकी निकलती है, जैसे अपने रोज़ न्यूज़पेपर आते हैं वैसे ही इन्होंने वार्षिकी, साल भर में एक बार न्यूज़ निकलने वाली, उस वार्षिकी में इनके प्रयोगों को, इनके जो निष्कर्ष प्राप्त हुए थे उनको प्रिंट किया था। तो लेकिन ये प्रयोग उनके उपेक्षित रहे थे, आगे बात करेंगे इसके बारे में, मेंडल के पूर्ण खोजकर्ता हैं, लेकिन इनके जो प्रयोग थे वो उपेक्षित रहे थे। कितने साल तक? कम से कम 35 साल तक। तो 1866 में बुरुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने इनकी वार्षिकी निकलती है, उस वार्षिकी में इनके प्रयोगों को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। तो अब जो मित्रों बात आती है वो मेन ये है कि ये था जीवन परिचय। उसमें लास्ट बात आती है कि मेंडल ने अपने जीवन में मटर के पादप पर जो कार्य करके जो निष्कर्ष निकाले, उसके आधार पर जो नियम दिए थे उन्हें आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आनुवांशिकता के नियम। आनुवांशिकता के नियम कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो उन्हें क्या कहते हैं? आनुवांशिकता के नियम। और ये पूरे प्रयोग करके और इन नियमों के देने की जो घटना है और जो पूरा सिस्टम है, इसको ही मित्रों मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। इनके जीवन परिचय की लास्ट बात रह गई, वो बात यह है कि एक बात मैं बताना भूल गया था, इसमें फर्स्ट बात थी इनका जो जन्म हुआ था वो 22 जुलाई 1822 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 6 जनवरी 1884 को हुई थी। ये मुख्य बातें याद रखनी है। 22 जुलाई 1822, 6 जनवरी 1884। ठीक है, ये मेंडल का था जीवन परिचय। इसमें आपको स्पष्ट बातें पता चल गई होगी कि अपन ने मेंडल के जीवन परिचय के बारे में क्या क्या बात की थी। एक बार अपन देख लेते हैं। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें आनुवांशिकी का पिता के नाम से भी जाना जाता है। देश का नाम ऑस्ट्रिया, प्रांत हेजेंड्रो, गांव सिलिसियन। सन 1842 में इन्होंने क्या की थी? दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की थी। सन 1843 में ये बुरुन शहर में पादरी के रूप में नियुक्त हुए थे और वहाँ मटर नामक पौधे पर, जिसका वानस्पतिक नाम पायसम सेटाइवम पर प्रयोग किए थे। कितने साल तक किए थे? 7 साल तक। कब से कब तक? 1856 से लेकर 1863 तक। फिर इन्होंने अपने जो प्रयोग प्राप्त किए थे वहाँ किसमें प्रस्तुत किए थे? 1865 के अंदर बुरुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किए थे। उस सोसाइटी ने 1866 में इनकी जो वार्षिकी निकलती उसमें इन्होंने प्रस्तुत किया था। 6 जनवरी 1884 को उनका जन्म और 22 जुलाई 1822 को उनका जन्म, 6 जनवरी 1884 उनको मृत्यु हो गई थी। और इस पूरे मेंडल के जो सिस्टम को था उनको मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। ये था मित्रों मेंडल का जीवन परिचय। ये क्या था मित्रों? मेंडल का जीवन परिचय। अगला प्रश्न आता है कि मेंडल जो सफल हुआ था उस सफलता के पीछे कारण क्या है? किसी भी व्यक्ति के पीछे सफलता के कारण होते हैं। आप भी सफल होगे तो आप सफलता के कारण बताओगे कि मेरी सफलता के पीछे ये राज थे, ये कारण थे। उसी प्रकार मेंडल की जो सफलता है उसके पीछे क्या कारण थे? वो 3 कारण थे मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण 3 कारण थे। पहला कारण, मेंडल ने मित्रों जो साग चुनी थी मटर का पादप, वो बेहद सोच के चुनी थी। मटर का पादप चुनना इनके लिए सफलता के पीछे बहुत बड़ा राज था, क्योंकि मटर 1 वर्षीय शाक है और 1 वर्षीय शाक है, इसका मतलब कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा सफलता कारण था, इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था, यानी कि इन्होंने एक समय में एक ही कार्य किया था। कहते हैं ना सफलता के पीछे कि आपका ध्यान पूरा एक जगह होना चाहिए। वैसे मेंडल ने ही सफलता के कारण में इनका मुख्य योगदान था कि उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था, यानी कि इन्होंने बार बार 2-3 लक्षण साथ में नहीं लिए थे, एक समय में एक ही लक्षण का वंशागति अध्ययन किया था। तीसरा रीजन था, इन्होंने जो अपने प्रयोग से प्राप्त आंकड़े हैं उनका सांख्यिकी विश्लेषण किया, यानी कि जो आंकड़े प्राप्त किए थे उन आंकड़ों का उन्होंने सांख्यिकी विश्लेषण किया था, यानी गणितीय प्रक्रिया उनमें पूर्ण रूप से अपनाई, इसलिए वो मेंडल आसानी से सफल हो गए थे। तो मेंडल की सफलता के 3 कारण पता चल गए।
एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। मटर का पादप जो चुना था वो सफलता के पीछे मुख्य कारण था। तीसरा, इन्होंने प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया था। अगली जो कहानी है मित्रों वो अपनी ये है कि मेंडल ने मटर का पादप ही क्यों चुना था, क्या रीजन था मटर के पादप चुनने के लिए। आप भी जैसे पीपीएस स्कूल में पढ़ रहे हो, इसके पीछे क्यों चुना, तो आपने पीपीएस स्कूल के कुछ लक्षण, कुछ बेहतर लक्षण देखे होंगे, इसलिए आपने पीपीएस स्कूल को चुना है। इसलिए मेंडल ने ही मटर के पादप का ही क्यों चूज़ किया, उसमें कुछ ऐसे गुण थे। तो मेंडल ने मटर के पादप के चुनाव इसलिए किया था, उसमें मुख्य थे 4 बेहद इंपॉर्टेंट लक्षण थे। उन लक्षणों को अपन देखते हैं। पहला लक्षण यानी कि मटर का पादप क्यों चुना था। तो पहला, मटर एक वर्षीय शाक है। यानी एक वर्षीय पादप है। सो मटर क्या मित्रों, एक वर्षीय पादप है। यानी कि अगर कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, असफल भी होता है तो कम समय के लिए होते हैं, वापस अपनी सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। तो एक वर्षीय पादप चुना था। दूसरा, मटर के जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। मटर के पुष्प क्या होते हैं मित्रों, द्विलिंगी। द्विलिंगी बारे अच्छे तरीके से जानते हो, 9th क्लास पढ़ा था। ऐसे पुष्प जिसमें एक ही पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो, उसको द्विलिंगी पुष्प के नाम से जाना जाता है। तो द्विलिंगी पुष्प चुना था, यानी मटर के पादप में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, जिसके कारण स्वपरागण की क्रिया करवाकर या स्वपरागण की क्रिया द्वारा शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया जा सकता है। मटर के पादप में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं और द्विलिंगी पुष्प के कारण शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया जा सकता है स्वपरागण के द्वारा। तीसरा मित्रों, मटर के पादप में विपुंसन क्रिया द्वारा, मटर के पादप में विपुंसन क्रिया द्वारा आवश्यकता अनुसार परपरागण भी किया जा सकता है। परपरागण भी करवाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है विपुंसन क्रिया। हालांकि बोर्ड में प्रश्न नहीं आएगा कि विपुंसन क्या होता है, लेकिन अपन को समझना जरूरी है विपुंसन क्या है। जैसे मित्रों एक पुष्प है और वो परिपक्व हो गया है, उसके जो पुंकेसर है वो परिपक्व हो गया और स्त्री केसर अभी परिपक्व नहीं हुआ है, और उस पुष्प पर आपको किसी दूसरे पुष्प के पुंकेसर के परागकण लाके डालने हैं। तो आप क्या करोगे, उस पुष्प के जो पुंकेसर है उनको काट के कैंची से साइड कर दोगे और उस स्त्री केसर पर जिस पादप का परपरागण करवाना ना, जिस पादप का आप पुंकेसर के परागकण लाना चाह रहे हो उस पादप के परागकण ला सकते हो। तो इसमें विपुंसन क्रिया भी पाई जाती है, तो इसलिए मटर को चुना था। चौथा, मटर के पादप में विपर्यासी लक्षण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं मित्रों, विपर्यासी लक्षण। मटर के पादप में क्या पाए जाते हैं मित्रों, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो मटर का पादप क्यों चुना, इसके पीछे 4 रीजन बताए थे मैंने आपको। एक वर्षीय शाक होती है, द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, विपुंसन की क्रिया द्वारा परपरागण करवाया जा सकता है, और चौथा है विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। अब अगली जो बात है वो ये है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपर्यासी लक्षण चुने थे। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपर्यासी लक्षण चुने थे, तो वो मित्रों थे 7। कितने थे, 7। कितने थे मित्रों, 7। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपर्यासी लक्षण चुने थे, 7। उन 7 की आपको आना चाहिए कि 7 कौन कौन से थे। अपन लेते हैं एक सारणी जिसमें अपन मेंडल के 7 विपर्यासी लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले लेते हैं पादप का लक्षण। उसके बाद लेते हैं प्रभावी लक्षण।
उसके बाद लेते हैं मित्रों अप्रभावी लक्षण। पादप का लक्षण, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। पादप के लक्षण में पहला लक्षण लेते हैं पादप की ऊंचाई। प्रभावी अप्रभावी क्या होते हैं उनके बारे में अगला जो टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि प्रभावी लक्षण क्या है और अप्रभावी लक्षण क्या है। यहाँ आप समझो पादप की ऊंचाई। आपको पूछे पादप की ऊंचाई में प्रभावी लक्षण क्या है तो वो होगा लंबा। क्या होगा मित्रों? लंबा। और अप्रभावी लक्षण पूछे तो क्या होगा? बौना। क्या होगा? बौना। दूसरा है, यह होगी पादप की ऊंचाई के आधार। दूसरा है पुष्प की स्थिति, यानी कि पुष्प शाखा पे कहाँ कहाँ लगता है। दो जगह, एक अग्रस्त, अग्रस्त का मतलब ये पेन है, इस पेन के यहाँ लग रहा है वो अग्रस्त है, और यहाँ साइड में लग रहा है तो वो कक्षत है। क्या है? कक्षस्थ। तो पुष्प की स्थिति के आधार पर प्रभावी लक्षण है वो है अग्रस्त, अग्रस्त, और दूसरा है कक्षस्थ। पुष्प की स्थिति होगी। तीसरा पुष्प का रंग। प्रभावी में पूछेंगे तो बैंगनी, अप्रभावी में पूछेंगे तो सफेद। चौथा लक्षण है फली का रंग, अपरिपक्व फली का रंग। तो अपन सीधा लिखेंगे फली का रंग। प्रभावी में होगा हरा, इसमें होगा पीला। फली की आकृति, फली की आकृति फूली हुई, अप्रभावी में हो जाएगा संकीर्णित। छठवां है मित्रों बीज का रंग। बीज का रंग में प्रभावी में आ जाएगा पीला, अप्रभावी में आ जाएगा हरा। बीज की आकृति, प्रभावी में गोलाकार और अप्रभावी में झुर्रीदार। ये थे मित्रों कुछ 7 लक्षण जो मेंडल ने अपने प्रयोग में चुने थे। 7 विपर्यासी लक्षण है, याद कर लोगे। पहला है पादप की ऊंचाई, प्रभावी लंबा, अप्रभावी बौना। पादप की स्थिति, पुष्प की स्थिति, प्रभावी अग्रस्त, अप्रभावी कक्षस्थ। पुष्प का रंग, प्रभावी बैंगनी, अप्रभावी सफेद। फली का रंग हरा और पीला। फली का आकृति फूली हुई संकीर्णित। बीज का रंग पीला और हरा। बीज की आकृति गोलाकार और झुर्रीदार। पहले दो पुष्प के बारे में ध्यान रखना है, फिर 2 फली के बारे में ध्यान रखना, फिर 2 बीज के बारे में ध्यान रखना, और लास्ट बचे वो पादप की ऊंचाई है। ये थे मित्रों मेंडल द्वारा चुने गए 7 विपर्यासी लक्षण। आगे आज का लास्ट टॉपिक है वो है मेंडल के पुनः खोजकर्ता। मेंडल के पुनः खोजकर्ता। मेंडल के पुनः खोजकर्ता। मेंडल के पुनः खोजकर्ता, नाम सुनना। मेंडल के पुनः खोजकर्ता। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। ये पुणे खोजकर्ता नाम क्यों दिया गया कि मेंडल के पुणे खोजकर्ता? आपको पता है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 1865 में मेंडल ने अपने प्रयोग किसको दे दिए थे? ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत कर दिए थे। लेकिन वो सन 1900 तक, कहाँ तक? सन 1900 तक उन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया था। सन 1900 तक वो उपेक्षित रहे। 1865 से लेके सन 1900 तक वो उपेक्षित रहे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था।
फिर अलग अलग देश के 3 विद्वान जिन्होंने अलग अलग जगह पर रहते हुए इन पर कार्य किया, और वो कार्य करके रिजल्ट जो आए थे वो रिजल्ट 35 साल पहले मेंडल दे दिए थे। वो नियम मेंडल ने दे दिए थे 35 साल पहले, इसलिए उनको मेंडल के पुणे खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। तो पहला वैज्ञानिक जो विद्वान था वो हॉलैंड का था, हॉलैंड देश का था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बेहद महत्वपूर्ण है। हॉलैंड देश का जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम है हुगो डे व्रीज, हॉलैंड देश के विद्वान थे। एक थे जर्मनी के थे कार्ल कोरेंच। जर्मनी के थे मित्रों कार्ल कोरेंच। और एक मेंडल के देश का नाम था, क्या नाम था देश का नाम? ऑस्ट्रिया। वो थे एरिक वॉन सेरेमक, एरिक वॉन सेरेमक। ये 3 विद्वान थे मित्रों जिन्होंने अलग अलग जगह रहते हुए उन्हीं निष्कर्षों पे पहुंचे जो 35 साल पहले मेंडल पहुंचा था, इसलिए इनको मेंडल के पुणे खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। याद होगी कब पुणे खोजकर्ता कब आए थे? सन 1900 में। हॉलैंड के कौन थे? हुगो डे व्रीज। जर्मनी के कौन थे? कार्ल कोरेंच। और ऑस्ट्रिया के कौन थे? एरिक वॉन सेरेमक। यहाँ तक की क्लास मित्रों पूरी। आगे की जो डिटेल बचती है आनुवांशिकी चैप्टर से संबंधित वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।